कितना डीपीपी कर लिया आपने, कौन कौन सा कर लिया है? क्या सर? कौन कौन से डीपीपी कर लिए आप लोगों ने? सर अभी सर 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 एक तो सर डेंसिटी और वर्क रिलेटिव डेंसिटी वाला। अच्छा, वो तो उसमें बुयांसी उसमें होगा पहले वाले चैप्टर में, फ्लूइड यस सर, मैकेनिक्स। वो वाले यस सर। चैप्टर की हो गई। अच्छा, और सर मैंने तो सर सिर्फ सर अभी स्टार्ट करी थी सर, वर्क की करी थी, और सर कुछ वो करनी थी सर एनर्जी की। ओके, सर बस यही करी थी। अच्छा ठीक है। यस सर। ओके, तो सब लोग जो करते रहो उसमें डीपीपी जो जो है, जो जो टॉपिक कवर करते जा रहे हैं ना। यस अगर सर, कोई वो कर ली। जो टॉपिक हमने पढ़ लिए है उसमें कोई डाउट है तो उसमें बताओ, अगर कोई डाउट है एनर्जी में या इसमें कोई क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन है कोई जो डाउट है? सर यस। यस सर। सर हमारा अभी जो सब्जेक्टिव पेपर हुआ था एक सीबीएसई फॉर्मेट का, सर उसमें से एक क्वेश्चन का आंसर मुझे मतलब थोड़ा सा पूछना था। वो क्वेश्चन ये था कि इफ एनर्जी इन द यूनिवर्स इज कांस्टेंट देन व्हाई डू वी फेस एनर्जी क्राइसिस। तो सर इसका आंसर ये हो सकता है ना कि मतलब जिस फॉर्म में एनर्जी की हमें रिक्वायरमेंट है उस फॉर्म में वो नहीं है, क्योंकि एनर्जी इंटर कन्वर्टिबल है। यस सर, क्योंकि सर कांस्टेंट रहती है, हम उसमें बस चेंज ही ला रहे हैं सर। जैसे प्योर एनर्जी जो होती है वो हम जैसे वाटर एनर्जी, और अभी भी काफी टाइप ऑफ एनर्जी रिसोर्सेज हमें पता नहीं है, इस कारण से एनर्जी तो कांस्टेंट है पर वो किसी और फॉर्म में जो अभी हम लेना नहीं जानते, सो इसी वजह से ना। हाँ बिल्कुल बोल सकते हैं कि एनर्जी हमारे यूजफुल फॉर्म में नहीं है जो यूजफुल हमारे लिए होनी चाहिए, यस सर, तो इसलिए ओके सर। क्राइसिस है। ओके ठीक है, तो ओके लेट अस मूव टू द फर्दर टॉपिक्स। तो काइनेटिक एनर्जी हम लोग पढ़ चुके हैं ढंग से, अब हमें पोटेंशियल एनर्जी देखना है कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। यस सर। यस सर। तो पोटेंशियल एनर्जी हमारी जो होती है, बेसिक डेफिनेशन क्या होती है पोटेंशियल एनर्जी की? सर एनर्जी एक्वायर्ड बाय पोजीशन और कॉन्फ़िगरेशन। एनर्जी पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट स्ट्रेचिंग। यस ड्यू टू एनर्जी ड्यू टू व्हाट होती है, क्या होती है ये? चेंज इन पोजीशन। सर कॉन्फ़िगरेशन और पोजीशन। ओके, दो चीजें हैं, एनर्जी पोजेस्ड ड्यू टू द कॉन्फ़िगरेशन और पोजीशन। अब इनको ढंग से समझते हैं क्या क्या मतलब है इनका। ड्यू टू इट्स पोजीशन और कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। अब इसका मतलब क्या है समझते हैं। देखिए, कोई पत्थर अगर मान लीजिए बिल्डिंग के ऊपर रखा हुआ है, स्टोन है बिल्डिंग के ऊपर रखा हुआ है, इसको अगर हम नीचे थोड़ा सा पुश कर दें, नीचे से गिरा दें, तो ये नीचे गिरेगा, तो यहाँ जाके ये कोई चीज अगर रखी है उसको डैमेज कर सकता है, या कोई यहाँ पे कोई मान लो पानी है तो उस पर गिरेगा तो उसको स्प्लैश कर सकता है चारों तरफ, तो ये कुछ वर्क कर सकता है अगर ये पत्थर यस ऐसे। सर। तो इसमें कुछ एनर्जी है, और ये बिकॉज ऑफ क्यों है? बिकॉज ऑफ इट्स पोजीशन, क्योंकि ये कुछ हाइट पे रखा हुआ है। ये सही, इसी कारण से। और सर कोर की दूरी पे डिपेंड करता है ना, हमेशा पोटेंशियल एनर्जी सब ऑब्जेक्ट में होंगी ना। पोटेंशियल एनर्जी हमेशा सर हमेशा रहती है ना पोटेंशियल एनर्जी तो सब ऑब्जेक्ट में, क्योंकि सर कोर पे डिपेंडेंट होता है ना। कोर के बीच में अगर डिस्टेंस नहीं होगा तब पोटेंशियल एनर्जी उस पर डिपेंडेंट रहती है। अगर कम होगा तो कम पोटेंशियल एनर्जी, ज्यादा होगा तो ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा चलिए अभी देखते हैं, हाँ देखते हैं उसे, धीरे धीरे समझते हैं, बिल्कुल आते हैं उस पर भी। हाँ समझते हैं पोटेंशियल एनर्जी क्या है ना। एक्चुअली हम जो बात कर रहे हैं अभी, इट डिपेंड्स ऑन द पोजीशन, अभी देखते हैं धीरे धीरे। तो इसकी पोजीशन पे डिपेंड कर रहे हैं। तो ये जो एनर्जी इसमें है, इट्स बिकॉज ऑफ इट्स पोजीशन। अच्छा मान लीजिए कोई स्प्रिंग है और ये अपनी नेचुरल लेंथ पे है, आपने इसको खींचा और आपने ऐसे कुछ कर दिया, तो इट कैन डू सम वर्क। अगर आप इसको कोई अटैच करें तो इट कैन पुल सम स्टोन और समथिंग लाइक दैट। यस सर। यस यस सर।
Yes, sir. तो इसकी जो एनर्जी है वो किसके कारण है, इसकी पोजीशन के कारण या सर कॉन्फ़िगरेशन के शेप के सर सर कॉन्फ़िगरेशन कॉन्फ़िगरेशन के The कारण configuration. कॉन्फ़िगरेशन। कारण? यस, यू कैन से शेप और कॉन्फ़िगरेशन के कारण है। तो हमारी जो एनर्जी होगी दिस इज बिकॉज ऑफ आइदर पोजीशन और कॉन्फ़िगरेशन। अब कॉन्फ़िगरेशन, यस सर। ये एनर्जी सर कई यहाँ टाइप पर सर कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या है वैसे? शेप, मैंने आपको उसका कॉन्फ़िगरेशन मतलब उसका शेप आपने चेंज कर दिया है, समथिंग कर दिया, उसको पर्टिकुलर एक शेप दे रखा है, जैसे रबर बैंड है और रबर बैंड को आप खींच दो तो उसका कॉन्फ़िगरेशन आपने चेंज कर दिया, शेप चेंज कर दिया एक तरह का, ओके तो सर। इसमें कुछ एनर्जी आ जाएगी। तो पोटेंशियल एनर्जी हमारी हो सकती है, इट कैन बी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, Elastic potential. यस सर। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ पे जो हमने बात की थी कौन सी एनर्जी थी हमारी, ये पहले वाली थी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, Yes, sir. यस सर। और यहाँ पे जो Yes. सर बात की दूसरी है वो वाली इलास्टिक इलास्टिक पोटेंशियल। है। उसके अलावा और भी होती है, जैसे आपके पास है जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी भी होती है। इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब क्या है? सर आवाज नहीं आ रही। स्प्रिंग तो इसमें आ जाएगी, हाँ बोल सकते हैं स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी है ना, वो इलास्टिक का ही फॉर्म होता है, यू कैन से। ठीक है, तो हम जो बेसिकली डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे ग्रेविटेशन और इलास्टिक को ही डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो था ये ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी थी और ये थी हमारी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। तो पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक और ये लास्ट वाला जो बताया इसे दोबारा बता दीजिए, बीच में आवाज चली गई थी। इलेक्ट्रोस्टैटिक मतलब दो चार्ज अगर आपने रखे हुए हैं प्लस और माइनस, मान लीजिए या कोई और चार्ज रखा हुआ है आपने, तो इनके बीच में कोई एनर्जी स्टोर हो जाती है, एक सिस्टम बन जाता है दो चार्ज का, और इनके यस बीच में सर। एनर्जी स्टोर हो जाती है, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, ऐसी स्प्रिंग पोटेंशियल यस एनर्जी जो सर। ऑलरेडी यहाँ पे देख चुके हैं, ये जो एनर्जी थी हमारी दिस वाज स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी। सर स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी ये इलास्टिक में नहीं आएगा? हाँ, उसी का एक पार्ट होता है, इलास्टिक का ही Okay, पार्ट sir. होता है। इलास्टिक इज अ जनरल टर्म एंड स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी इज अ पर्टिकुलर टर्म। ओके यस सर। सर। सर इलास्टिक वाली और स्प्रिंग वाली में फर्क है? नहीं, कोई फर्क नहीं है, मैंने फर्क ये है कि इलास्टिक और फॉर्म में भी हो सकती है। जैसे मान लीजिए कोई अगर एक बार है, रॉड, यस सर। और इस बार को मैं फोर्स लगा के खींच दूं, बहुत ज्यादा फोर्स लगाऊं तो ये थोड़ा सा एक्सपेंड हो जाएगी, बहुत कम, आपको आंखों से दिखेगा नहीं, लेकिन ये थोड़ा सा एक्सपेंड हो जाएगी, तो इसमें भी कोई एनर्जी स्टोर होगी, यस सर। उसको भी हम क्या बोलेंगे, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी Yes, इज sir. जर्नल फॉर्म और उसका पर्टिकुलर फॉर्म है स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी। ओके सर। तो हम जो बेसिकली यहाँ पे, ऑब्जेक्ट क्या है सर? सॉरी, ये ऑब्जेक्ट क्या है? ये रॉड है और रॉड को हमने फोर्स लगा के खींचा, मान लीजिए रॉड यहाँ पे फिक्स थी और आपने फोर्स लगा के इसे खींचा, तो थोड़ा सा अपना साइज इसका बढ़ जाएगा। यस सर। ओके सर। सर अगर ज्यादा फोर्स लगाएंगे वो तो जब बढ़ेगा ना? तो टूट, हाँ ज्यादा फोर्स लगाएंगे टूट ही जाएगा, बहुत ज्यादा लगाओगे तो नहीं, थोड़ा जितना लगाओगे उतना बढ़ेगा तो है ही। नॉर्मल। उसके अंदर सर थोड़ी एनर्जी स्टोर हो जाएगी। देखो कम फोर्स लगाओगे तो तब भी वो बढ़ेगा साइज उसका, लेकिन वो आपको दिखेगा नहीं, बहुत कम होगा। जब यस सर। थोड़ा ज्यादा लगाओगे तो आपको दिखेगा, लेकिन बढ़ेगा तो है ही, जितना भी आप फोर्स लगाओगे थोड़ा यस सर। थोड़ा बहुत तो बढ़ेगा ही। यस सर। सर जैसे बाद में अगर आप ज्यादा देर तक देखो कोई चीज को धीरे धीरे बढ़ते हुए तो नहीं पता चलेगा, पर अगर आपकी पहली स्टेट देखो जब एनर्जी नहीं लगा रहे थे और जब एंड में लास्ट वाली देखो तो आपको अंतर पता चलता है। बोल सकते हैं एक्चुअली इसमें क्या होता है ना, डिफॉर्मेशन बहुत कम होता है। जैसे आप अपने स्कूल जाते हैं या कहीं घूमने जाते हैं तो आप ग्राउंड पे चलते हैं, तो ग्राउंड को आप डिफॉर्म करते होंगे, जब ग्राउंड को प्रेस करते होंगे तो ग्राउंड में यस थोड़ा सर। प्रेस होता होगा ना जमीन अंदर की तरफ को थोड़ा सा, यस सर। यस सर, ये भी देखा है। बट वो डिफॉर्मेशन बहुत कम होता है, वहां पता नहीं चलता क्योंकि फर्श बहुत हार्ड होते हैं,
जहाँ पे फ्लोर बहुत Yes, लाइट होगा, sir. मान लो मड होगी या समथिंग होगा, वहां पे आपको पता चलेगा कि आप जो नेग्लिजिबल में आ Yes, सकता है। sir. जहाँ सर पे जो स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी है सर, वो आपने सेकंड वाला दिखाया सर, जो सेकंड केस दिखाया मैं आपने। कह रहा हूँ कि स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी इज अ पार्ट ऑफ इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। Yes, sir. Spring potential energy is a part of potential elastic potential energy, but is more common than elastic potential energy, and we can see what are the changes after state and before state. आवाज ब्रेक हो रही थी मेरे को, एक मिनट रुकिए। हाँ दोबारा बोलेंगे एक बार। सर जो सर हम जमीन पे फोर्स लगाते हैं चलते हुए और वो नीचे को होती है, तो सर उसे हाँ। नेग्लिजिबल मान सकते हैं जब वो नीचे होती है। नहीं, नेग्लिजिबल नहीं होता, तो होगा कुछ तो फोर्स होगा ही आपका। ये सब चेंज होते रहते हैं ना पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी में फोर्स। आपका मास कितना है? 30 kg होगा लगभग, कितना होगा? आई डोंट नो, 40 30 40 34। 34 है। तो आपका कितना वेट हुआ फिर? सब वेट होगा 340 न्यूटन। सर 340। 34 kg वेट। करेक्ट है, 340 न्यूटन। तो इतना फोर्स Yes, इतना फोर्स आप जमीन पे लगा रहे हो जब आप चल रहे हो, या अगर आप 2 पाँव आप लगाओ तो 1 पाँव से आप अराउंड 170 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हो। तो 170 न्यूटन इज अ गुड फोर्स, है ना? सर मतलब फोर्स तो लगा रहे हैं, अगर वो जब नीचे होती है तो नीचे होके फिर ऊपर हो जाती है ना, तो फिर वो नेग्लिजिबल हो सकता है। तो आगे डिस्कस करते हैं स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो फर्स्ट लेट अस डिस्कस द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। Yes, sir. देखिए पोटेंशियल एनर्जी जो हमारी होती है, पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, इसको मैं रब कर लेता हूँ। जो हमारी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड्स ऑन द रेफरेंस रेफरेंस पॉइंट पॉइंट। या लेवल। रेफरेंस पॉइंट और लेवल। यस सर। ठीक है, इसका मतलब क्या है? सर कोर वोर होगा ना इसमें, इस केस में तो। कोर मतलब इसका अर्थ का कोर? सर प्लैनेट का कोर। उससे क्या होगा फिर? सर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, सर मैं जो पहले भी बोल रहा था कि हर ऑब्जेक्ट के ऊपर पोटेंशियल एनर्जी होती है जब तक वो जितना कोर पे सेंटर नहीं है, से। ये सब वही जब तक वाला। कोर पे ना हो, ये यस बोलना चाह सर, रहे हैं? उसी पे तो ग्रेविटेशनल एनर्जी डिपेंड करती है। अगर कोर पे होगा तो बिल्कुल खत्म हो जाएगा ग्रेविटेशन, उस पे नहीं लगेगा, जबकि जब वो सरफेस पे होगा तो ज्यादा होगा। ओके ठीक है, इसका तो डिटेल में आप हायर क्लास में पढ़ोगे अभी कि इसमें ऐसा क्यों होता है, और क्या कौन कौन से केस होते हैं जहाँ पे एनर्जी खत्म हो सकती है। तो हायर क्लास में ये और केस भी आप पढ़ोगे। हमें भी अपने लेवल पे समझते हैं कि 9th के लेवल पे हम क्या समझ सकते हैं, 9 10th के लेवल पे, कि मान लीजिए आपने कोई रेफरेंस ग्राउंड माना, आपने ग्राउंड में एनर्जी 0 मान ली, या आपने मान ली है ना, मैं नहीं कह रहा 0 है, आपने मान ली कि ग्राउंड पे एनर्जी किसी बॉडी रखी हुई है कोई, और इस बॉडी की 0 है। ठीक है, पहले तो ये मान के चलो कि जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती है ये एक सिस्टम के लिए होती है, एक सिस्टम के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे सिस्टम क्या है हमारा? मास और अर्थ। अर्थ। ये मास है, ये अर्थ है। अर्थ है। ठीक है, अकेली बॉडी का तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगा नहीं, 2 बॉडी का मिला के होगा। यस सर। यस सर। ठीक है, अब इस बॉडी को मान लो मैंने यहाँ पे एनर्जी मान ली 0। अब यहाँ पे 0 है, अब मान लो आपने उस पर कुछ वर्क किया, आपने इसको वर्क लगा करने के बाद आपने इसको ऊपर डिस्प्लेस किया, यहाँ कहीं h हाइट पे आपने से डिस्प्लेस कर दिया। प्लेस कर दिया। यस सर। यस, क्या बोल रहे हैं?
सर इस ऑब्जेक्ट हाँ, ऑब्जेक्ट को, ब्लॉक को फोर्स लगा के मैंने ऊपर को डिस्प्लेस कर दिया। मैंने फोर्स लगाया F और ऊपर को डिस्प्लेस करके यहां ले आया मैं। ठीक है। यस सर। यस सर। अच्छा, अब मान लो मैंने फोर्स, कितना फोर्स लगाना पड़ेगा मुझे मिनिमम? सर mg। सर mg। सर mg। mg फोर्स, तो मैंने mg फोर्स लगाया और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? एस। सर h। सर h। h हुआ, तो वर्क डन कितना हुआ? mgh। 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 प्लस या माइनस? प्लस। सर नहीं, प्लस। 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 सर प्लस। यस सर, mgh cos थीटा। तो कॉस 0 हो जाएगा। mg और s आपका यस सर। h एक ही डायरेक्शन में, तो वर्क डन आ गया mgh। तो मेरी नई एनर्जी कितनी हो गई अब? mgh। सर mgh। mgh। mdh नहीं, mgh, ठीक है। mgh। यस सर mg। यस सर हाँ। mgh। मसाले मत ले लेना mdh के, मजाक कर रहा हूँ। mgh। चलिए, कब हुआ? जब मैंने यहाँ पे 0 माना तो यहाँ पे एनर्जी होगी मेरी इक्वल टू mgh। ठीक है, ऐसे लिख लेते हैं, इक्वल टू mgh। सर मतलब जब ऊपर होगा जब mgh होगी, नीचे mg होगी बस। यहाँ पे तो 0 होगी ना। यस सर, 0 एंगल हुआ ना Yes, बीच sir. में 180 डिग्री का, तो फिर वो 1 आ गया, तो mgh ही आ जाएगा। सर क्योंकि 0 डिस्प्लेसमेंट है। हाँ, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट 0 है ये। हाँ, या फिर आप ये बोल सकते हो आपने एनर्जी यहाँ पे 0 मान ली है। सर वो आपने सर बी से क्या रिप्रेजेंट करा है सर ऊपर? ये सर जो इनिशियल टॉप पे पोजीशन, सर ए पे इनिशियल पोजीशन थी और बी पे फाइनल ओके पोजीशन सर। है। ठीक है, फाइनल पोजीशन ऑफ ब्लॉक, और एच हमारा डिस्प्लेसमेंट हुआ। mgh आया, तो ये रेफरेंस पे डिपेंड करता है ना। रेफरेंस पे डिपेंड करने का मतलब ये है कि मैंने यहाँ पे 0 मानी तो mgh आया। अगर मान लो ये वैल्यू 0 है तो ये वैल्यू मान लो आ गई 15 जूल सपोज। यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी मेरी आ गई 15 जूल जब मैंने ए पे 0 माना, राइट। यस सर। यस सर। अगर मैं ए को अगर मैं मान लो 10 मानता तो यहाँ पे एनर्जी कितनी आती फिर? सर 25 जूल। 25 जूल्स। 25। क्योंकि यहाँ से यहाँ आने में वर्क डन मुझे 15 जूल का करना पड़ेगा, यस सर। Yes, प्लस sir. हो जाएगा। तो ऐड हो जाएगा इसमें। यस सर, क्योंकि नेट चेंज जो है सर वो 15 ही रहेगा। नेट चेंज तो 15 रहेगा। मान लो मैं यहाँ पे -15 मान लेता तो तो सर यहाँ वहां कितनी पे आती? 0 होती। सर तो 0 0। हो जाता। 0। अगर हम -15 जूल यहाँ मान लेते हैं। सर एक बार ये वाला आप एग्जांपल दोबारा समझा सकते हैं? मेरी साइड आपकी आवाज नहीं आ रही। सर पोटेंशियल एनर्जी तो सर वही है ना जो काइनेटिक एनर्जी। सर इस केस में काइनेटिक एनर्जी चेंज होके पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हो जाती है। सर एक ऐसा पॉइंट आता है जहाँ वेलोसिटी 0 हो जाती है, सर वहां पे पोटेंशियल एनर्जी हम काउंट करेंगे ना। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। हेलो सर, आप कुछ कह रहे हैं? हेलो सर यू आर नॉट ऑडिबल। सर हैज लेफ्ट। ओके, एम आई ऑडिबल टू यू नाउ? यस सर। यस सर। यस सर। स्क्रीन, इज इट कमिंग? वाइट स्क्रीन? नो सर। नो सर, नॉट येट। No, sir. वेट अ सेकंड।
नाउ ये सब है Yes, sir. यस सर। सर सर मैं ये पूछ रहा था सर, इस केस में बॉल वाले केस में सर इसमें काइनेटिक एनर्जी तो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हुई है, और पोटेंशियल एनर्जी हम तब काउंट करेंगे ना जब उस ऑब्जेक्ट एक ऐसे स्पेसिफिक पॉइंट पे चला जाएगा जहां उसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी। नो 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 नो, अभी 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 मैं समझाता हूँ आपको। अभी सर इसको एक करते बार हैं। ये एग्जांपल आप दोबारा बता देंगे? कौन सा वाला? जो ये लास्ट में आपने 3 लाइंस ड्रॉ करके बनाया है, सर मुझे आवाज नहीं आ रही थी। मैंने ये बोला कि देखो एनर्जी मैंने यहाँ पे 0 मानी थी और मैंने 15 जूल का वर्क किया, तो मेरी एनर्जी यहाँ पे Okay, कितनी हो गई? 15 जूल। यस सर। अगर मैं यहाँ पे 10 मानता तो वर्क डन तो मेरा बराबर आता, 15 जूल ही आता, फिर दोबारा mgh ही आता वर्क डन। तो हाँ एनर्जी कितनी आती है यहाँ पे? 10 + 15। 10 आपने मान लिया यहाँ पे कि 10 है, मान लो। मतलब वो 10 चला है। नहीं, 10 आपने एनर्जी मान लिया। आपको एनर्जी मानूंगा ना मैं स्टार्टिंग में, ओके सर, ओके तो सर। मैंने स्टार्टिंग में 10 मान लिया एनर्जी की। यहाँ पे एनर्जी ग्राउंड पे 10 होती है। आपने 0 माना था, 0 आपने माना था ना, ऐसे होती थोड़ी। यस सर, यस सर। आपने 10 Yes, मान sir. लिया तो एनर्जी कितनी हो जाएगी? 25। यस सर। और Yes, अगर आपने sir. अगर आप -15 मान लेते तो कितनी होती? -15 + 15 Sir, 0. तो 0 होती। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि आपकी जो इनिशियल एनर्जी होती है उस पर डिपेंड करता है कि फाइनल कितनी होगी, है ना, क्योंकि ये तो बराबर आएगा, वर्क डन तो तीनों केस में बराबर आएगा। तो हम इनिशियल जो मान लेते हैं उस पर डिपेंड करता है कि फाइनल एनर्जी मेरी 15 आएगी, 25 आएगी, 0 आएगी, 10 आएगी, 5 आएगी, 20 आएगी, कितनी आएगी, वो उस पर डिपेंड करेगा कि इनिशियल आपने क्या माना। तो यूजुअली हम क्या मानते हैं? 0 मानते हैं ग्राउंड लेवल पे। हम लोग ग्राउंड को क्या मानते हैं? 0 पोटेंशियल एनर्जी मानते हैं। ओके सर। ऐसे मतलब ऑलरेडी जो ऑब्जेक्ट जिसके पास एनर्जी होगी वो कब होगा? जैसे 10 या -. एक्चुअली देखो, यहाँ पे क्या है ना कि अर्थ और एक बॉडी का सिस्टम है, ये इन दोनों के बीच में फोर्स लग रहा है आपस में, यस सर। उसके कारण उसमें एनर्जी स्टोर है। तो एनर्जी को 0 जो आप मानोगे, एक्चुअली जो एनर्जी को 0 माना जाता है वैसे वो तब माना जाता है जब ये फोर्स 0 हो, यानी ये इन्फिनिटी पे हो ऑब्जेक्ट आपका। जब ऑब्जेक्ट आपका बहुत दूर होगा इन्फिनिटी पे और अर्थ यहाँ पे है, तो इन दोनों के बीच में फोर्स बहुत नेग्लिजिबल होगा, 0 होगा ऑलमोस्ट। यस सर। Yes, sir. उस केस में हम एनर्जी को 0 मानते हैं यूजुअली। जब हायर क्लास में जाओगे तो आप इन्फिनिटी पे 0 मानोगे। ना तो कभी हमेशा ही कुछ ना कुछ एनर्जी तो वो पोजेस करेगा ही। सर मतलब हाँ। अगर ऑब्जेक्ट दूर है तो एनर्जी 0 होगी। हाँ, आपकी क्लास में नहीं, लेकिन सर हायर क्लास अगर वो पास है तो फिर एनर्जी कुछ होगी। कुछ तो होगी। अगर उन दोनों के बीच में कुछ भी फोर्स लग रहा है आपस में, तो कुछ ना कुछ तो एनर्जी होगी उनके बीच में। एक्सक्यूज मी सर। यस। सर अगर हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट कर रहे हैं तो सपोज हम ऑब्जेक्ट को धीरे धीरे ऊपर ले जा रहे हैं, तो सर वहां पे तो जी भी वैरी करता है, तो हम हर पॉइंट पे जी की भी वैल्यू डिक्रीज करते जाएंगे। ऑब्वियसली और तब अगर आपका हाइट काफी ज्यादा सिग्निफिकेंट हो गया, ये सर जैसे 8 किलोमीटर से ऊपर चला गया तो इन दैट केस जी विल वेरी। तो जी का फिर वैल्यू आपको चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पे जी Okay, आपका हर sir. पॉइंट पे वेरी करके आपको ऐड करना पड़ेगा। फिर हम क्या सर करेंगे? वैरी करके ऐड करना पड़ेगा मतलब ये कि आप ये मान लोगे, मान लो आप 8 किलोमीटर ले जा रहे हो इसे ऊपर, यस सर। तो आप ये मान लोगे कि भाई जी आपका जो है इतने डिस्टेंस में मान लो कांस्टेंट रहा 9.8 सपोज, यस सर। और यहाँ तक 9.7, ऐसे हालांकि होगा नहीं पर आप छोटे छोटे डिस्टेंस मान लो, बहुत छोटे छोटे, तो 9.7 यहाँ पे 9.6 ऐसे करके घटता गया, मान लो जो भी आ गया, आई डोंट नो कितनी वैल्यू आएगी, जो भी आएगी। ठीक है, तो आपने ऐसे बहुत सारे डिस्टेंस में इसको ब्रेक कर लिया। अब इसका Yes, sir. वर्क डन आपने निकाला, तो आप क्या लिखोगे? वर्क डन इक्वल टू m इंटू mg इंटू h1। यस सर। फिर इसका वर्क निकालोगे, आप लिखोगे m m इंटू 9.7 इंटू h2। ऐसे करके हम सारे निकालेंगे ओके सर। और फिर सबको ऐड कर देंगे। ओके सर सर। तो ऊपर तक जाते जाते तो सर ये ग्रेविटी 0 हो जाएगी। वो तो इन्फिनिटी पे जाके, जब बहुत इन्फिनिटी पे चले जाओगे, 8 किलोमीटर पे थोड़ी होगा, यस सर अगर अर्थ के बाहर चले जाएंगे। बहुत दूर, अर्थ से बहुत दूर चले जाओगे जब, है ना। यस सर। सर एक बार सर, पीछे वाली तो- स्लाइड पे कर दो।
एक मिनट कर रहा हूं। तो इस केस में जो वर्क डन आपका आएगा वो ऐसे करते करते आप ऐड करते जाओगे, तो यू विल राइट समेशन ऑफ m इंटू जी इंटू एच। यस सर। ठीक है, हायर क्लास में इसे लिखते हैं हम इंटीग्रेशन। अभी आप हायर क्लास में जाओगे तो समझोगे इसे। जब ये स्ट्रिप बहुत छोटी आती है ना, ये अभी आपने स्ट्रिप कुछ लेंथ की मानी है, अगर ये बहुत छोटी स्ट्रिप आप Yes, मानोगे sir. बहुत छोटी छोटी, तो फिर ये mgs का इंटीग्रेशन होता है। ओके सर। ओके सर। हाँ जी, ये पुरानी स्लाइड को देखना चाह रहा था। यस सर, एक सेकंड। सर मतलब सर सर अगर ग्रेविटी की वैल्यू सर 9.8 और सर जीरो ही हो सकती है ना, मतलब अगर नहीं होगी ग्रेविटी तो जीरो, तो 9.8 से कम नहीं हो सकती। हो सकती है, क्यों नहीं। आप कुछ हाइट पे चले जाओ तो 9.7, 9.6, 9.5 कुछ भी सर हो हो गया। जाएगी। ग्रेविटी की वैल्यू सर एक बार सर इससे भी पिछला पेज दिखा देंगे, बस ये बस स्क्रीनशॉट लेना था। ये देख लो। तो ग्रेविटी की वैल्यू जो है कुछ भी हो सकती है। यस सर, हर पॉइंट पे चेंज होगी अगर हम धीरे धीरे भी करें। ओके, डन। यस सर। सर तो इस केस में अगर हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का मतलब उसको निकालेंगे, तो जैसे जैसे हाइट हम इंक्रीज करते जा रहे हैं तो वैसे वैसे हम क्या कहेंगे कि वर्क डिक्रीज होगा या फिर इंक्रीज होगा सर, क्योंकि जी तो घटता जा रहा है और एच मतलब बढ़ता जा रहा है। तो सेम अमाउंट के लिए वर्क कम होता जाएगा ना, सेम डिस्टेंस के लिए। मान लो यहाँ पे आपको 10 जूल का वर्क करना पड़ रहा है, यस सर। कुछ मान लो 1 मीटर चलने के लिए 10 जूल का वर्क करना पड़ रहा है, तो यहाँ पे आपको कम करना पड़ेगा उससे 9.9। यस मतलब सर हाइट 1 हाइट 2 और हाइट n सर इन सबको इक्वेट कर देंगे सर, वैसे देखेंगे फिर। हाँ, तो फिर वर्क आपका कम कम होता जाएगा धीरे धीरे। यस सर। फिर ओके सबका सर। सम करना पड़ेगा, समेशन तो करना ही पड़ेगा आपको। यस सर। सर फिर वो एक जीपीसी ऊपर जो बन जाते जाएगा जाएंगे सर जी उतना का। वर्क भी ज्यादा करना पड़ेगा। टोटल वर्क ज्यादा होगा ना, मैंने यहाँ से यहाँ तक का वर्क निकालोगे तो ज्यादा आ जाएगा। यस सर। लेकिन छोटे छोटे पार्ट्स का तो उतना ही है। छोटे छोटे का जो है वो डिफरेंट आएगा। ठीक है, अच्छा। यस सर। किसी ने बीच और में कुछ सर ये हम तब कर रहे हैं ना जब हम 8 किलोमीटर तक की या फिर उससे ऊपर की हाइट ले रहे हैं। जब काफी ज्यादा हाइट लेंगे तब। ओके सर। छोटी मोटी हाइट पे फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे मान लो आपका क्वेश्चन आया 8 किलोमीटर तो आपने वैसे ही समझाया खाली। के हाँ, सरफेस। देखो क्वेश्चन आपका मान लो आया भाई कि मैंने जो है हाँ। कुएं में से पानी निकाला, तो वहाँ कितना मीटर होगा? 10 मीटर 15 मीटर होगा मैक्सिमम। यस सर, 10 to 15 या, meters। या आप मान लो बिल्डिंग में अपनी सीढ़ियों से ऊपर चढ़े घर के ऊपर, तो कितने हाँ मीटर का जी। एक फ्लोर हमारा कितने मीटर का होता है? लगभग 4 मीटर का। यस सर। और मान लो किसी का घर अगर 4 फ्लोर का है या 5 फ्लोर का है, या मान लो कोई 20 मंजिल की बिल्डिंग भी है, तो 80 मीटर हो जाएगा। यस हद से हद मान लो बुर्ज खलीफा इज हाउ मच? 900 मीटर अराउंड, 1000 यस मीटर, सर, इतना ही है। 1 किलोमीटर। हम्म, उससे ऊपर तो नहीं होंगे हम लोग यूजुअली। नहीं सर। तो उस केस में फिर हम जी का इफेक्ट ज्यादा लेंगे नहीं। हम इफेक्ट तब लेंगे जब हम काफी ऊपर मान लो रॉकेट पे जा रहे हैं या कोई जहाज में जा रहे हैं, तब जी का इफेक्ट आ सकता है। ओके सर। आ गया सर। यस सर, मैक्सिमम 5 किलोमीटर के रेडियस में सर कुछ डिफरेंस नहीं होता। और सर जैसे आप अभी आपने कहा था कि जीरो तब आएगा जब हम इन्फिनिटी में पहुंच जाएंगे। सर जीरो तो थोड़ी देर में ही आ जाएगा। 7 नहीं, फिर 6 5 4 कैसे 3 2 1 कैसे? फिर 9 8 7 6 5 4 तो 3 2 कितने 0। किलोमीटर डिस्टेंस, कितना किलोमीटर को देखना पड़ेगा, कितने किलोमीटर चलने के बाद कम हो रहा है वैल्यू। तो सर इन्फिनिटी कोई ना हो जाएगा। इन्फिनिटी होगा। आप जब करोगे ना किलोमीटर वाइज करोगे, तो आपको पता चलेगा कि आपको 9 से 8 करने के लिए हो सकता है 500 किलोमीटर चलना पड़े। ओके सर। तो काफी बड़ा डिस्टेंस आएगा, वो छोटा नहीं आएगा। यस सर। 9 से 8 करने के लिए मतलब। माने वैल्यू अगर मान लो आपकी 9 आ रही है हाँ मीटर पर सेकंड स्क्वायर और आपको 8 करनी है, हाँ। तो हो सकता है आपको कई 100 किलोमीटर चढ़ना पड़े, तब ऊपर जाना पड़े, यस तब सर, जाके। कितने बड़ी हाइट पे जाना पड़ेगा। तब जाके मेरी मतलब एक्सेलरेशन वो इतनी होगी। हाँ, तब वहां पे मेरी एक्सेलरेशन नहीं, अर्थ जो मेरे पे फोर्स लगा रहा है, जी जो वहां पे जी की वैल्यू जो आ रही है वो Yes. इतनी होगी। ओके सर। तो काफी डिस्टेंस चलना पड़ेगा, छोटा मोटा डिस्टेंस से काम नहीं चलेगा। ओके सर। अच्छा, अब किसी ने क्वेश्चन पूछा था कि सर काइनेटिक एनर्जी का क्या होगा अगर मैं फोर्स इसको ऊपर ले जाऊं, तो काइनेटिक एनर्जी में क्या होगा या उसका क्या इफेक्ट आ सकता है, उसको समझ लेते हैं एक बार। मैंने बोला कि बॉडी को हमने उठा के बहुत स्लोली उठा के यहां रख दिया, ठीक है, और मैंने 15 जूल का वर्क किया था, ठीक है।
ये वर्क मैंने क्यों किस लिए किया है, इससे क्या हुआ है मेरा, इस सिस्टम का एनर्जी जो मास था और जो अर्थ था उसके बीच का सेपरेशन मैंने बढ़ाया है। पहले वो यहाँ पे रखा हुआ था, सेपरेशन कम था पहले अर्थ से उसका। अगर मैं अर्थ का सेंटर ले लूं कहीं पे, तो यहाँ से सेपरेशन पहले कम था, मैंने सेपरेशन बढ़ा दिया उसका। यस सर। यस सर। तो मैंने जो वर्क किया है वो किसमें किया है, आई हैव डन ऑल द वर्क फॉर ऑब्जेक्ट। इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी या डिस्टेंस। यस हाँ यस सर। सर फिर चली गई आपकी आवाज। अभी तो ने बोला नहीं, अब आ रही है आवाज। हाँ आ रही है। टू इंक्रीज डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड ऑब्जेक्ट, मैंने सारा वर्क इसके लिए किया। तो मेरा 15 जूल का जो वर्क आया वो किसके लिए आया, इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी के लिए। यस सर। अच्छा, अगर मान लो मैं इसको स्लोली ना उठाता, मैं स्पीड से उठाता, तो यहाँ पे इसकी स्पीड 0 थी और यहाँ पे कुछ स्पीड इसकी हो गई, मान लो 10 मीटर पर सेकंड या 5 मीटर पर सेकंड आ गई स्पीड, तो इसमें काइनेटिक एनर्जी आ गई। यस सर। यस सर। मोशन काइनेटिक एनर्जी है ना, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी आ गई। तो आपने जो वर्क किया वो किसके लिए किया, फिर आपने स्पीड बढ़ाने के लिए प्लस डिस्टेंस बढ़ाने के लिए, दोनों काम किया आपने यहाँ पे। यस सर। हाँ डिस्टेंस बढ़ेगा। यहाँ पे जो वर्क डन आएगा वो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी प्लस चेंज इन चेंज इन काइनेटिक काइनेटिक भी आएगा सर। तो फिर तो सर ये मैकेनिकल एनर्जी हो गई। मैकेनिकल एनर्जी आ जाएगा। तो यहाँ पे 15 जूल का जो वर्क होगा ना, उससे आपकी पोटेंशियल एनर्जी नहीं आएगी, उससे आपकी दोनों एनर्जी आ जाएंगी। ओके सर। अगर मुझे पोटेंशियल एनर्जी का चेंज निकालना है तो मैं क्या करूंगा, बॉडी को स्लोली मूव कराऊंगा। पर ऐसा करते क्यों है सर, स्लोली कराए चाहे जल्दी कराए सर, स्पीड में तो चेंज आ ही जाता है। मैं जल्दी कराऊंगा तो फिर वो मैंने आ जाएगा, फिर आपको काइनेटिक एनर्जी निकालनी पड़ेगी वहां पे। मतलब फिर वो एकदम काइनेटिक, जल्दी करा देते हैं तो हमें वेलोसिटी पता चल जाएगी और डिस्टेंस भी, और धीरे अगर आपको धीरे वेलोसिटी, कराएंगे। हाँ धीरे धीरे करेंगे तो आपको केवल हाइट निकालनी है, फिर आपको डिस्टेंस नहीं निकालना। फिर आपको ओके सर। केवल मतलब हाइट सर निकालोगे। हम हर पॉइंट पे कांस्टेंट स्पीड रखेंगे अपनी। नहीं, ये हर पॉइंट पे डिपेंड नहीं है, फाइनल पे डिपेंड करेगा कि फाइनल स्पीड कितनी है। ओके सर। ठीक है, तो किसने क्वेश्चन पूछा था, क्लियर हुआ ये? यस सर। पूछा किसने था, किसने किसका क्वेश्चन था कि अगर मैं स्पीड से उठाऊंगा तो क्या फर्क पड़ेगा? आई थिंक डिस्कनेक्टेड हो गए। ओके चलो कोई नहीं। सर एक बार नेक्स्ट स्लाइड पे कर दो। सर मतलब सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी को देखने के लिए धीरे धीरे लेके जाते थे, सिर्फ उसकी हाइट देखने के लिए। हाँ, मैंने जो हम वर्क कर रहे हैं वो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर तभी हो पाएगा अगर आप सारा वर्क उसके लिए करोगे। तो आपका वर्क डन आपने F इंटू एस निकाला ना वर्क, तो पोटेंशियल एनर्जी के बराबर आ जाएगा डायरेक्टली। अगर आप उससे तेजी से ले जाओगे तो फिर आपका वर्क डन जो है वो डिफरेंट आएगा और पोटेंशियल एनर्जी का चेंज डिफरेंट आएगा। तो आपको काइनेटिक एनर्जी माइनस करनी पड़ेगी पहले उससे, तब जाके आपका आंसर आएगा। क्लियर हुआ? अब नहीं आया। नहीं हुआ? अच्छा आई बताता हूँ। मैं कह रहा हूँ कि जब आपने स्लोली मूव किया तो आपका जो वर्क डन था mg इंटू एच, यस सर। और जो आपने जो भी वर्क किया फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट में, mg में लिखता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट लिखता हूँ, ये और ये बराबर थे आपस में। यस सर। और अगर मैंने फास्ट मूव किया उसे तो क्या ये दोनों बराबर आएंगे आपस में? सर फास्ट में नहीं आएंगे। कौन सा बड़ा आएगा? सर फास्ट में कौन सा ज्यादा होगा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगा या वर्क डन ज्यादा होगा? सर वर्क डन ज्यादा होगा। सर वर्क डन सर वर्क डन ज्यादा होगा। क्यों? सर क्योंकि क्योंकि एक मिनट, सर वर्क डन ज्यादा होगा। इन्वॉल्व हो जाएगी। एनर्जी और पोटेंशियल ग्रेविटी कम होती होएगी। नहीं नहीं नहीं, ग्रेविटी कम नहीं, ग्रेविटी तो सेम मानते हैं, कांस्टेंट। सर दोनों तो सर इक्वल होंगे ना, इक्वल डिस्टेंस उन्होंने ट्रैवल किया है, चाहे सर वर्क ज्यादा लगाया, पर दोनों में इक्वल वर्क ही तो सर बाद में लास्ट में हुआ सर 15 जूल अगर मान लें। नो नो नो, अभी मैं तो समझा रहा था आपको। अब जो मैं वर्क करूंगा, हाँ बोलिए सर। जब हम इसको तेजी से ले जाएंगे तो सर जो टाइम होगा हमारा वो डिक्रीज हो जाएगा, तो सर इसकी वजह से वेलोसिटी जो है वो इंक्रीज हो जाएगा और फिर हमें काइनेटिक एनर्जी भी लेना होगा।
सर लेकिन जब हम बहुत ही धीरे से ले जा रहे हैं तो उस टाइम में वेलोसिटी एकदम लो है, तो उसकी वजह से काइनेटिक एनर्जी कंसिडरेशन में नहीं आएगा। हाँ, तो जब हम तेजी से ले जा रहे हैं तो जो वर्क डन आपने किया है वो दो चीज में यूज हुआ, एक तो इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी करने में और एक काइनेटिक एनर्जी बढ़ाने में। यस सर। और जब आप स्लोली ले गए तो वो वर्क केवल एक चीज में यूज हुआ किसमें? पोटेंशियल एनर्जी एनर्जी बढ़ाने में। तो उस केस में दोनों बराबर थे जब स्लोली मूव किया। यस सर। ओके सर, आ गया। और जब फास्ट मूव किया तो किसके बराबर आ गया वर्क डन? इक्वल टू सर पोटेंशियल एनर्जी को इंक्रीज करने में और काइनेटिक एनर्जी को। हाँ, तो दोनों चीज में आ जाएगा ना, फिर आप उससे निकाल नहीं पाओगे डायरेक्ट। मतलब वर्क डन का कैलकुलेशन करोगे तो डायरेक्ट उससे पोटेंशियल एनर्जी नहीं आएगी मेरी। ओके सर। दूसरी तरह से एक और तरीके से समझाता हूँ आपको। अभी देखो, ये ग्राउंड पे रखा हुआ था, आपने इसको यहां से यहां मूव किया स्लोली। स्लोली मतलब स्पीड इज 0, हर जगह पे 0 थी मान लो, है ना? तो कितना फोर्स लगाना पड़ेगा? सर mg। सर mg। तो वर्क डन कितना आएगा? सर mg टाइम्स हाइट। mgh। ठीक है, अब मान लो मुझे इसे तेजी से मूव कराना है, यहाँ पे स्पीड चाहिए मुझे, अब कितना फोर्स लगाना पड़ेगा? mg या उससे ज्यादा या कम? ज्यादा। ज्यादा। तो यहाँ पे force- ज्यादा काइनेटिक एनर्जी भी इन्वॉल्व होगी। सर आपको म्यूट कर दिया। सर आपको म्यूट कर दिया। किसने म्यूट कर दिया भाई? सर माला। अच्छा, गलती से कर दिया वो, चलो। हाँ, बट आई वाज सेइंग कि यहाँ पे जो फोर्स आपको लगाना पड़ेगा वो mg से ज्यादा लगाना पड़ेगा। आवाज ब्रेक हो रही है, क्या बोल रहे हैं आप? सर ब्रेक हो रही है सर आवाज। किसकी, मेरी या सर अर्नव अर्नव की ब्रेक हो रही है? अर्नव एक बार नेट ठीक करके दोबारा एक बार वो देखो, कनेक्ट करो। यस सर। सर सेकंड केस की सर ज्यादा आएगी ना, क्योंकि सर काइनेटिक एनर्जी भी इन्वॉल्व हो जाएगी। हाँ, और हम भी करेक्ट। तो यहाँ पे जो अगर हम फोर्स के उस कंसेप्ट से समझे यहाँ पे, तो वर्क डन जो होगा वो फोर्स आपका मोर देन mg होगा। यस तो वर्क डन विल कम मोर देन mgh। यस सर। ठीक है, तो यहाँ पे वर्क डन जो है मोर देन mgh आएगा। तो यहाँ से आपका वो इक्वल नहीं आएगा। तो इक्वल कब आएगा? जब हमारी फाइनल स्पीड और ये सारी स्पीड क्या होंगी? 0 होंगी, राइट? यस सर। ओके, तो हमने यहाँ से सब चीजों से एक पॉइंट समझा कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड्स ऑन द रेफरेंस लेवल। क्लियर? यस सर। एक और पॉइंट समझ लो यहाँ पे। सर अभी आपने क्या बोला, एक बार आप रिपीट कर देंगे? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड्स ऑन द रेफरेंस पॉइंट, हमने ये समझा यहाँ से। यस सर। ठीक है, क्योंकि हमने रेफरेंस पॉइंट चेंज किया। जहाँ से देख रहे हैं हम। हमने रेफरेंस पॉइंट अगर चेंज किया, उसकी एनर्जी चेंज करी लेवल की, तो हमारी एनर्जी क्या हो गई? चेंज हो गई। चेंज हो गई। यस सर। सेकंड जो होता है, इसमें ये बोल सकता हूं मैं कि जो वर्क डन होता है इस केस में, जो वर्क डन आता है, वर्क डन डिपेंड्स ऑन द हाइट। यस सर। हाइट ओनली, नॉट ऑन द। रेफरेंस पॉइंट वाली बात से ये वैसे फोर्स पे काम करते हैं, सर हमने ग्रेविटेशन में भी देखी ना इस कंसेप्ट से। क्या चीज देखा वहां पे? सर रेफरेंस पॉइंट अगर हमने चेंज किया तो हमें देखना पड़ेगा ना कि कौन से लेवल पे ऐसा एच है कुछ या नहीं है, तो पोटेंशियल एनर्जी भी इंक्लूड की जाएगी। हाँ बिल्कुल, बोल सकते हैं, बोल सकते हैं। सेकेंड पॉइंट हमारा ये है, वर्क डन डिपेंड्स ऑन द हाइट ओनली, नॉट ऑन द पार्ट टेकन। मतलब अगर मैं ऑब्जेक्ट को यहाँ से उठा के यहाँ ले जाऊं ग्राउंड से, और मुझे 15 जूल का वर्क करना पड़ा, तो वो सेम आएगा चाहे मैं उसे यहाँ से यहाँ ले जाऊं या यहाँ से यहाँ ले जाऊं या फिर मैं यहाँ से घुमा के यहाँ लाऊं। यस सर, क्योंकि mgh की वैल्यू तो सेम ही आएगी। यस सर, क्योंकि mgh की वैल्यू सेम आएगी। सेम आएगी हमेशा सर। यस सर।
तो उसकी डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट सेम रहेगा ना? यस, यू कैन से डिस्प्लेसमेंट सेम रहेगा, ठीक है। तो इस केस में आपका वर्क डन सेम आएगा। सर आपने सर ऐसे एक सेम क्वेश्चन दिया था अच्छा, उसमें है? सर डीपीबी में। ओके ओके, सर तो ये यही- सेम डिपेंड ऑन द नॉट ऑन द पार्ट टेकन, ठीक है, हाइट पे डिपेंड करेगा। ओके ऐसे फोर्स, सर जब एंगल पे इंक्लाइंड होगा तो उस टाइम पे कैसे होगा? सेम चीज cos अच्छा। थीटा हमने लिया था। अगर मान लो मैं यहाँ पे जाता हूँ सेम हाइट पे, यस सर, तो अब हमारा वर्क डन कितना आएगा, है ना? यस सर, ये पूछ रहा हूँ। तो मान लो मैं दो केस कंपेयर कर लेता हूँ, एक मैं ऐसे जा रहा हूँ और एक केस में मैं ऐसे जा रहा हूँ। दिस एंगल इज थीटा, ये एंगल, ये मेरा एच है। आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ लिया, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा? Yes, सर नेक्स्ट ईयर नो है। सर, अभी नहीं। ये सर पढ़ा है। अभी नहीं किया। नहीं पढ़ा? जब पढ़ा तो दिया था सर पिछले वाले नहीं सर, साल। लेकिन बेसिक्स पता है। चलो मैं बताता हूँ, थोड़ा सा बता देता हूँ बस। बेसिक पता है। ये एंगल अगर थीटा है मेरा, तो इसके सामने वाली साइड को परपेंडिकुलर बोलते हैं। ये बेस होता है, ये हाइपोटेनस, ठीक है। यस सर, यस सर। साइन थीटा होता है, वो होता है मेरा परपेंडिकुलर बाय, सर B by H। एंड कॉस थीटा सर B by H। B by H। एंड टेन थीटा सर P by B। सर B by B। ये होता है, ठीक है। तो अभी हमें जो जरूरत पड़ने वाली है वर्क में, वो किसकी पड़ती है? कॉस की, क्योंकि एफ एस कॉस थीटा होता है ना हमारा वर्क डन। यस सर, यस सर। यस सर। इसमें एक वेक्टर भी डिपेंडेंट करता है ना कि हाइपोटेन्यूज जो होगा वो उल्टी डायरेक्शन में होगा सर, पूरे नॉर्मल B और P के। हाँ, लेकिन अभी हम तो वेक्टर का वो नहीं कर रहे ना, तो ये सिंपल देखना। सर पी बाय एच मतलब है? ओके सर। पी बाय एच का मतलब है कि पी की जो लेंथ होगी परपेंडिकुलर मान लो 4 सेंटीमीटर का है और हाइपोटेनस 5 सेंटीमीटर का है, तो ये हो जाएगा 4/5, यानी कि 1 बाय मैंने 4/5 जो भी डिवाइड करके आएगा आपका 0.8 आएगा आई थिंक, ठीक है। अब इस केस में देखो, इस केस में जो है एच इधर को है और आप इधर को मूव किए, ठीक है, ऐसे मूव किए आप, हाइट सेम है दोबारा, ये भी एच है, तो ये एंगल 90 होगा। यस सर, हाँ यस सर। यस सर। ये एंगल 90 होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपको वर्क डन कितना करना पड़ेगा। वर्क डन अगर मैं देखूं मेरा फोर्स किधर को काम कर रहा है, mg नीचे काम कर रहा है, यस सर, यस सर। तो मुझे उतना ही फोर्स लगाना पड़ेगा ऊपर की साइड, ताकि जीरो Yes, वेलोसिटी sir. से। यस यस सर। तो मान लो मैं Yes, इसको इतना फोर्स लगा धीरे धीरे ऐसे ले जा रहा हूँ, यहाँ पे ऐसे, ठीक है। अगर मैं ऐसे ले जा रहा हूँ मान लो, तो मेरा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में एंगल कितना आया? सर थीटा। डायग्राम बनाते हैं फिर को। फोर्स हमारा इधर को है और ये डिस्प्लेसमेंट इधर को है। यस सर सर, थीटा प्लस 90। थीटा सर 90 प्लस थीटा। थीटा प्लस 90। थीटा प्लस 90 आया, यस सर। यस सर। तो वर्क डन कितना आएगा मेरा? सर एफ एस कॉस 90 प्लस थीटा। यस सर। यस सर, यस सर। यस सर। सर cos 90 प्लस थीटा सर ये सेकंड उसमें चला जाएगा क्वाड्रेंट में, तो सर ये नेगेटिव हो जाएगा। नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है। वर्क डन तो नेगेटिव आता ही है, उसके इसमें भी नेगेटिव ही आता है ना। आप जो फोर्स लगाओगे एक्चुअली आप किधर को लगाओगे? ग्रेविटी इधर को लगा रही है, आप किधर को लगाओगे? सर सर ऊपर की साइड लगाएंगे। ऊपर। आप ऐसे लगाओगे, तो आपका वर्क जब मैं निकालूंगा, अगर मैं उसके बीच का और डिस्प्लेसमेंट का एंगल लूं, तो वो कितना आएगा? 90 सर 90 माइनस थीटा। 90 माइनस थीटा आएगा। सर कहाँ यस सर। सर कहाँ का? सर मतलब नीचे और ऊपर या फिर जहाँ फोर्स लग रहा था? आप कंफ्यूज क्यों रहते हो इसमें एंगल में भाई? ये देखो ऐसे जा रहा है, ये डिस्प्लेसमेंट है, हाँ और फोर्स किधर को लगाओगे? आपका फोर्स इधर को लगेगा, यस सर। ग्रेविटी इधर है, हम्म, तो एंगल किसके बीच का लेते हैं हम? फोर्स का। और ये लेते हैं। ये कितना होगा? ये एंगल थीटा था आपका, 90। ये 90 माइनस थीटा होगा ना, ठीक है। यस सर। यस सर। क्लियर हुआ? सर 90 प्लस थीटा वाला भी Yes, sir. आ गया ना?
सर 90 प्लस थीटा जो आया था वो ग्रेविटी का आया था। आप जो वर्क डन कर रहे हो, वर्क डन कौन कर रहा है? आप अपना वर्क निकाल रहे हो ना, मैंने कितना वर्क किया। यस सर। तो जो वर्क आएगा आप क्या फोर्स लोगे ना, मैं जब F इंटू एस करूंगा, मैं वर्क डन बाय आपका निकालूंगा। यस सर। यस सर। तो आपका वर्क जो मैं निकालूंगा वो F इंटू एस आएगा इंटू कॉस 90 माइनस थीटा। यस सर। ठीक है। यस सर। अब ये 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस 90 माइनस थीटा सर प्लस होता है। सर ये साइन थीटा के बराबर होता है। ये साइन थीटा होता है। ठीक है, आप Sin 10th क्लास में, यस सर। साइन थीटा। 10th क्लास में आएगा आपका, ये साइन थीटा होता है। तो ये आ जाएगा एफ एस साइन थीटा। ठीक है। यस सर। अब मैं इस ट्राइंगल को देखता हूं, ये मेरा डिस्प्लेसमेंट है और ये मेरी हाइट है और ये एंगल थीटा है। इसमें साइन थीटा क्या आएगा? साइन थीटा क्या होता है मेरा? साइन थीटा मेरा होता है परपेंडिकुलर बाय पी बाई हाइपोटेन्यूज। एच। P बाई एच। तो साइन थीटा क्या आ जाएगा? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। हाइपोटेन्यूज। तो यानी कि मैं लिख सकता हूं कि सर डिस्प्लेसमेंट बाय फोर्स। एच साइन थीटा इक्वल टू पी लिख सकता हूं। यस सर सर। नहीं सर, एक बार दोबारा। यस सर हाइपोटेन्यूज साइन थीटा। यस सर। साइन थीटा ये होता है ना P बाई एच, ये तो भी लिखवाया ना P फॉर्मूला। by H यस तो सर हमने हमारा एच को उधर डिस्प्लेस कर दिया। P बाई एच होता है साइन थीटा, ये लिखवाया था सर अभी। P by H तो फोर्स Yes. अपॉन डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। सर बट हम कहाँ ले रहे हैं अभी? इधर। ये एच है आपका। अभी तो यस देखो ना सर। थीटा ये है, तो ये आपका ये क्या होगा? ये परपेंडिकुलर होगा एक्चुअली। हाँ, और ये क्या होगा? हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेनियस होगा। तो अभी देखेंगे कौन सा किसको ले रहे हैं। अभी तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस लिखा है मैंने केवल। तो परपेंडिकुलर इक्वल टू ये आएगा हाइपोटेनियस इंटू साइन थीटा। ये सही है, क्रॉस मल्टीप्लाई। यस सर। यस और यहाँ सर। पे यस सर। हाइपोटेनियस किसके बराबर है? सर डिस्प्लेसमेंट। एस। सर एस के इक्वल। अरे ये जो हमने हाइपोटेनियस, डिस्प्लेसमेंट करी। तो मैं इसको लिख सकता हूँ एस साइन थीटा। और यस सर सर। P फोर्स के यस इक्वल सर। पी यस किसके सर। बराबर है? सर हाइपोटेन्यूज तो डिस्टेंस के बराबर है ना सर, परपेंडिकुलर है ना डिस्प्लेसमेंट। नहीं, डिस्प्लेसमेंट मैं यहाँ से ऑब्जेक्ट को यहाँ लेके आया हूँ ना। मैं यस सर। ऑब्जेक्ट यस सर। को सर हमारा Yes, फोर्स yes, कहाँ पे sir. लग रहा है इस वाले यस ऑब्जेक्ट में? ए से बी लेके आया हूँ। मैं ए से बी लेके आया हूँ। यस यस सर। सर, यस सर, ए से ऊपर लेके आते तब होता। ओके सर। तो ए से बी लेके आया तो डिस्प्लेसमेंट मेरा एस होगा, तो मैं लिख सकता हूँ एस साइन थीटा इक्वल टू एच। यस सर, परपेंडिकुलर Yes, एच के बराबर। यस सर। एस साइन थीटा मेरा एच हो गया। ठीक है। सर इतना ध्यान- डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ एच आ जाएगा। अब ये चीज क्या हो गई यानी मेरी? सर एच के इक्वल। सर F H एच हो गया। एफ कितना था मेरा? सर एम जी। एम जी। सर एम जी एच आ जाएगी इसकी वैल्यू। एमजीएच। तो मतलब ये हमने प्रूफ किया था। हाँ, ये मैं प्रूफ किया कि चाहे मैं उसको यहाँ से लेके आऊँ, मैंने स्ट्रेट लेके जाऊँ, हाँ, और चाहे ऐसे? किसी एंगल पे। तब भी एमजीएच आएगा, और चाहे मैं ऐसे लेके जाऊंगा तब भी एमजीएच आएगा। ओके सर। सर बट एक बार इसको एक बार दोबारा रिवाइज करा दीजिए। हमने एंगल लिया। एंगल लिया सर जो थीटा। एंगल वाला बता दो सर एक बार केस। एंगल वाला केस ये है कि देखो हमने एंगल थीटा पे लिया इसको। ठीक है, हमने जो डिस्प्लेसमेंट किया वो कितने एंगल पे किया? थीटा पे। थीटा ठीक पे। है, हम आए पॉइंट ए से बी पे, ओके सर। तो डिस्प्लेसमेंट मेरा ये हुआ, हाँ, यस सर। और हाइट गेन मेरी कितनी हुई? एच की। एच इधर लिख अगर मैं सकते हैं। इसको बनाऊं तो ये एच होगा। यस सर। अब मुझे निकालना था मेरा वर्क डन कितना हुआ। तो वर्क डन के मैंने फोर्स लिखा एफ, एस। और डिस्प्लेसमेंट लिखा, 90 माइनस थीटा। डिस्प्लेसमेंट मैंने लिखा एस, थीटा। और उन दोनों के बीच का जो एंगल है वो लिखा। उन दोनों के बीच का एंगल कितना है डिस्प्लेसमेंट का और फोर्स का? 90 ये माइनस थीटा। 90 माइनस थीटा। सर यहाँ पर सर 90 माइनस थीटा क्यों कर रहे हैं सर वैसे? कितना करना चाहिए आपके हिसाब से? फोर्स बताओ कितना करेंगे? फोर्स इधर है ना हमारा, फोर्स इधर है और डिस्प्लेसमेंट इधर को है। 90 माइनस थीटा करके ही तो ये एंगल निकलेगा। ये वाला एंगल तो लूंगा। ओके यस सर। सर। 90 माइनस थीटा। मुझे ये पता है ना एंगल, मुझे ये पता है, तो ये मेरा 90 माइनस थीटा ही तो होगा। सर मतलब हम एफ लेते हैं, एस लेते हैं, और वो वाला एंगल लेते हैं जो फोर्स और उसके बीच में है। बिल्कुल उसके बाद बिल्कुल। तो ये आ गया हमारा। यस सर आ गया। अब हमें पता है cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है। हाँ, निकाला था ना जी। साइन थीटा P बाय
नहीं, ये होता है आपको, अभी ये आप निकाल नहीं सकते, ये आपको याद रखना पड़ेगा कि cos 90 माइनस थीटा sin थीटा होता है, ठीक है। ओके तो हमने सर। यहाँ पे लिख दिया, इसको लिख दिया, फिर दिस इम्प्लाइज दैट वर्क डन इक्वल टू FS sin थीटा, ठीक है। तो साइन थीटा को हमने h के बराबर लिया है। अब मैं sin थीटा को मैंने प्रूव कर दिया कि मेरा जो S sin थीटा आएगा वो H के बराबर आएगा इससे, ट्राइंगल से। ओके सर। सर ऐसा एक क्वेश्चन कर लें? करेंगे, अभी करेंगे। सर एक सेकंड लिखने दो। एक्सक्यूज मी सर, सर आप एक बार उस स्लाइड पे कर देंगे सर जहाँ पे आपने फर्स्ट डायग्राम बनाया था। मैं कर देता हूँ, इसको कंप्लीट करने दो। ये कर दिया नोट आप लोगों ने? यस सर। नहीं, कोई कर नो रहा सर। था? कंप्लीट कर लो। सर मुझे ये पूछना था कि जो सेकंड केस हमने लिया है जहाँ पे हम उसको डायगोनली टाइप ले जा रहे हैं, उस केस में सर जो हम डिस्प्लेसमेंट ड्यू ग्रेविटी होगा सर वो हम h कंसिडर करेंगे ना? बिल्कुल कर ओके सकते सर। हो। कर लिया नोट सबने? यस सर। यस सर। यस ये वाली स्लाइड देखना चाह रहे थे आप? यस सर, थैंक यू सर। तो ये 15 जूल 15 जूल, ये भी 15 जूल आ रहा था, और ये भी 15 जूल आएगा फिर। इसका मतलब ये हुआ। यस सर। यस सर। हमने एक आएगा। सर एक बार उसी पे कर दो। कर रहा हूँ, ये कर लिया, देख लिया सबने जिसको देखना था? यस सर। सर इसमें भी वर्क डन बाय ग्रेविटी माइनस mgh ही आ रहा है सर लास्ट में। सर ओके, तो हमारा जो वर्क डन आया वो कितना आ गया इसमें, mgh, ठीक है। अब देखिए एक केस और ले लेते हैं कि हम मान लो ऐसे जाते हैं सेम हाइट पे, सपोज ये सेम हाइट है h, ठीक है। अब मान लो मैं जा रहा हूं, यहां से स्टार्ट किया मैंने और मेरे को यहां तक पहुंचना है b तक। तो जब मेरा मान लो फोर्स मेरा क्या लगेगा, mg लगेगा, उतना उसके अपोजिट मुझे फोर्स लगाना है mg के अपोजिट। यस सर। तो मुझे हमेशा Yes, mg फोर्स लगाना पड़ेगा अपवर्ड डायरेक्शन में जब भी मूव करना है। यस सर। ओके, अब मान लो मैं इसको जो पाथ है मेरा इसको ब्रेक कर देता हूं, A टू B, ये C D E F G H I J। जब मैं A टू B मूव करूंगा तो मेरा डिस्प्लेसमेंट और फोर्स में क्या एंगल होगा? सर 180। सर जीरो होगा। सर A टू B जब मूव करूंगा, A टू B मैंने इधर को मूव कर रहा हूं और फोर्स किधर को लगा रहा हूं? 0 होगा। यस यस सर। यस सर सर। 90 होगा। सर 90 होगा। A टू B में डिस्प्लेसमेंट फोर्स के बीच का एंगल कितना होगा? सर 90। सर 90 डिग्री। 90। यस सर। यस सर। सिमिलरली C टू D में भी होगा ऐसी? यस सर, यहाँ पर के वर्क्स जो है सर वो 0 हो यस जाएगा। प्लीज। और सर E टू F और G टू H और I टू J तक यही 90 डिग्री का एंगल लगेगा। राइट, इन सब में हमारे एंगल 90 होंगे, ये सबको क्लियर है? इसमें कोई डाउट? यस सर। सर नो डाउट। किसी को नहीं है ना? बाद में मत पूछना फिर। यस सर क्लियर है। क्लियर है। तो वर्क डन कितना आएगा इन केसेस में? सर 0। सर 0। सर 0। ये सब आपके 0 आएंगे। सर A से C में क्या आएगा? अभी A से C में नहीं जा रहे ना, पहले A से B जा रहे हैं फिर B से C जा रहे हैं ना।
ए से पहले बी गए और फिर बी से सी गए। तो अभी मैंने ए से बी की बात की है ना, अब बी से सी की बात करते हैं। इतना क्लियर हुआ सबको? यस यस सर। अब बात करते हैं वर्क डन। मान लो मैं बी से सी जा रहा हूं, इसकी हाइट मैं मान लेता हूं, दिस हाइट इज सपोज h1 एंड दिस इज h2, yes H2 H3, H3 h4, ठीक है। तो बी टू सी में वर्क कितना करना पड़ेगा मुझे? सर सर MgH1 सर MgH1 सर लास्ट में ये पूरा MgH ही आने वाला है सर। 0 डिग्री का H1 एंगल हुआ ना। सर ये सब H के ही बराबर आ जाएंगे। हाँ हाँ हाँ, आ रहे हैं। फिर ऐसे Yes, sir. D2E कितना वर्क करना पड़ेगा? MgH2 सर MgH2 तो सारे हम D2E, नेक्स्ट हमारा क्या था? F2G सर F2G यस सर और HI। तो ये वर्क कितना है? यस सर MgH3 H3 और MgH4 MgH4 यस सर। टोटल वर्क कितना है ये टोटल वर्क? सर MgH सर MgH सर होगा। MgH1 प्लस H2 प्लस H3 प्लस H4 प्लस H5 सर MgH हो जाएगा। 5 था क्या? 1 2 3 4 यस सर एक ऊपर का हमने कंसीडर नहीं यस किया सर सर। और ये तक। अच्छा ये भी है, चलो इसको मान लो JK मान लो, H5 मान लो, ठीक है। तो JK भी आ जाएगा एक। यस सर तो उधर भी प्लस कर दीजिए। तो दिस इज इक्वल टू हमारा टोटल वर्क डन। ये अब ये H1 प्लस H2 प्लस H3 प्लस H4 क्या होगा इसमें? सर टोटल टोटल H टोटल सर H टोटल H टोटल तो वर्क डन हमारा फिर दोबारा MGH आ गया, यस सर। ठीक है। तो सर। हमारा जो वर्क डन हुआ वो इन पार्ट में वर्क डन हुआ, जब हम यहाँ पे मूव किया, यहाँ पे मूव किया, यहाँ पे मूव किया, यस ठीक है। सर सब पार्ट में और लास्ट में हमें पता चला हमारा वही आ रहा है MgH। MGH आ रहा है, यानी इस केस में भी वर्क डन सेम आया, ठीक है। मैं यानी एक बार स्लाइड को दोबारा आऊंगा, पहले मैं यहाँ पे लिख लूं। यानी कि इस केस में अगर मैं ऐसे जाता है, वेट, अगर मैं ऐसे मूव करता तो मेरा वर्क डन यहाँ पे भी कितना आता? 15 जूल। 15 जूल। तो सारे केस में 15 आ रहे हैं। यस सर। यस सर। नो डाउट सर। ओके, इसको नोट कर लीजिए, ये जिसको नोट करना है, फिर अगली स्लाइड नोट कर यस लेते हैं। सर BC में एंगल कितना बनेगा? BC में एंगल बनेगा, BC में नहीं बनेगा, BC में तो फिर वो टेढ़ा हो जाएगा ना, कुछ एंगल 45 वगैरह बनेगा उसमें। तो BC में, सॉरी, BC में बनेगा, BC में तो बनेगा उतना आपका 0 डिग्री। सर 0 होगा ना सर, फिर BC में cos 0 1 हो जाएगा। मेरे को लगा वो पूछ रहे, BC में 0 होगा। सर डन। डन, ये भी सर डन। एक सेकंड सर पीछे कर दो। सर डन। सर डन। डन। सर डन। सर डन। सर डन हो गया। ये कर लिया समझे नोट? यस सर।
सर हम्म, ओके सर, मुझे लगा आवाज ही नहीं आ रही। कर लिया, सबने नोट कर लिया, मैं तो आपका वेट कर रहा हूँ। आप लोग वेट कर, वो करो, फिर मैं समझाऊँ कुछ। सर यस हो सर गया, यस सर, नोटेड। नोटेड। सर पिछली स्लाइड पे भी कर दीजिए। डन। डन, ओके। तो वर्क डन हमारा हर केस में सेम आ रहा है, ठीक है। तो इसलिए हम बोल रहे हैं कि किसी भी पाथ से अगर हम जाएं, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, अगर मैं इससे जा रहा हूँ पाथ से, या इससे जाऊं या इससे जाऊं, तीनों केस में वर्क डन इज कमिंग सेम। सेम। हाँ, तो वी कैन राइट W1 इक्वल टू W2 इक्वल टू W3, ठीक है। तो यस सर। ये केस हुआ जब हम ग्रेविटेशनल फोर्स की बात कर रहे हैं। क्या आपको लगता है Yes, sir. सारे फोर्सेज में ऐसे ही होता होगा? नो सर। नो सर। एग्जाम्पल, नो सर। एग्जाम्पल। सर आप एक बार अपना क्वेश्चन रिपीट कर देंगे प्लीज? Yes, sir. मैंने ये बोला कि इन ग्रेविटेशनल फोर्स मुझे दिख रहा हूँ कि मैं जब ए से बी पॉइंट पे आ रहा हूँ तो मेरा वर्क डन सेम आ रहा है इररिस्पेक्टिव ऑफ माय पाथ टेकन। मैं कोई पाथ लूँ, मेरा वर्क डन सेम आ रहा है। तो क्या हमेशा ऐसे होता है डिफरेंट फोर्सेज में? और अगर नहीं होता है तो कोई ऐसा एग्जांपल यहाँ पे सेम नहीं आता? सर ऐसा हो सकता है कि मतलब जैसे मस्कुलर फोर्स में अगर हम देखें तो अगर एक ऑब्जेक्ट को वन प्लेस से सेकंड प्लेस पर तक डिस्प्लेस करने के लिए तो डिस्प्लेसमेंट सेम रहेगा, लेकिन हर पर्सन को या डिफरेंट एज के पर्सन को डिफरेंट फोर्स लगानी होगी। जैसे जो छोटा बच्चा होगा उसको ज्यादा फोर्स लगानी होगी, जो मतलब ठीक ठाक होंगे उन्हें कम फोर्स लगानी होगी। तो सर उस केस में तो वर्क डन डिफर कर सकता है नो सर, नो जबकि नो 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 नो, ए फोर्स पॉइंट से बी पॉइंट पर जा रहे हैं। नहीं नहीं, फोर्स तीनों बराबर होंगे, बस उसकी कैपेसिटी में नहीं है। उसकी बच्चे की कैपेसिटी में उतना फोर्स लगाना है नहीं। फोर्स और रिक्वायरमेंट सेम ही रहेगा तीनों केस में, यस सर। है ना। लेकिन बच्चे की कैपेसिटी में नहीं है और ओल्ड पर्सन की कैपेसिटी में नहीं है, लेकिन फोर्स का रिक्वायरमेंट तो सेम है, फोर्स डिफरेंट नहीं होगा, फिर फोर्स सेम होगा। इसको हम बोल सकते हैं जैसे मान लो फ्रिक्शन फोर्स है आपका, तो फ्रिक्शन फोर्स में जो आप वर्क निकालोगे तो वो आपका तीनों केस में डिफरेंट आएगा। अगर आप लंबा पाथ ट्रेवल करोगे तो वर्क डन आपका ज्यादा आएगा। यस सर। यस सर, क्योंकि फोर्स ज्यादा देर तक एक्ट कर रहा है। तो वहां पे जो डिफरेंट केस होगा, वहां पे फ्रिक्शन फोर्स में ये वर्क डन आपस में बराबर नहीं आएंगे, वर्क डन आपस में बराबर नहीं आएंगे। यहाँ पे आपस में बराबर आ रहे थे, ठीक है। तो कुछ केसेस में ऐसा होगा, कुछ केसेस में ऐसा होगा, ठीक है। तो फ्रिक्शन जो ग्रेविटेशन फोर्स है उसमें ऐसा होगा, वर्क डन बराबर आएंगे। फ्रिक्शन फोर्स में नहीं आएंगे नहीं, वो आप जब फ्रिक्शन पढ़ोगे ना डिटेल में तो आप बड़ी सर, क्लास में, बस फ्रिक्शन में नहीं आएंगे और किसी में भी नहीं आएंगे। और भी है। विस्कस फोर्स आपका होता है एक, अभी आप लिक्विड में पढ़ोगे, लिक्विड में एक विस्कस फोर्स होता है, मैंने आप नहीं पढ़ोगे, हायर क्लास में देखोगे विस्कस फोर्स होता है। और एक वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो फोर्स क्रिएट होता है वो भी आपका होता है, उसके कारण भी नहीं आता। ऐसे कई फोर्स हैं, लेकिन आपके जो नॉलेज में है वो फ्रिक्शन फोर्स, फ्रिक्शन आप जानते हो थोड़ा बहुत ना। यस तो सर। सर। Yes, sir. फ्रिक्शन फोर्स में ये बराबर नहीं होता, ठीक है। यस ऐसे सर। ऐसे फोर्स को हम क्या बोलते हैं? जब वर्क डन बराबर ना हो, ऐसे फोर्स को हम क्या बोलते हैं? नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। आपके पैकेज में नॉन लिखा हुआ है, कंजर्वेटिव। हाँ आपके पैकेज में एक टर्म लिखा हुआ है, कंजर्वेटिव फोर्सेज एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, यस सर है। लास्ट में लिखा हुआ है बिल्कुल। तो ये फोर्स आपके हैं नॉन कंजर्वेटिव, और ऐसे वाले फोर्स जिनमें की वर्क डन बराबर आता है, केवल इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करता है, उसको हम बोलते हैं कंजर्वेटिव फोर्स। सर ये ग्रेविटेशन फोर्स के अलावा और कोई होता है?
हाँ, इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फोर्स होता है वो कंजर्वेटिव है, मैग्नेटिक फोर्स नॉर्मली कंजर्वेटिव होता है। ओके सर। नॉर्मल फोर्स भी? नॉर्मल फोर्स नहीं, नॉर्मल फोर्स तो एक्चुअली एक पॉइंट पे काम करता है ना, अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग फोर्स हो जाता है। नॉर्मल फोर्स इज अ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्चुअली, तो डिफरेंट काइंड ऑफ फोर्स है। Okay. Work done is independent of the path and depends only on the initial and final position of the object. तो उस फोर्स को हम बोलते हैं कंजर्वेटिव फोर्स। और ऐसा फोर्स होता है नॉन कंजर्वेटिव। ठीक है, इसका एग्जांपल अगर आप लिखना चाहो तो ग्रेविटेशनल, इलेक्ट्रोस्टैटिक एक्सेट्रा। सर ये उसमें आएगा कंजर्वेटिव में? हाँ, ये सारे कंजर्वेटिव के एग्जांपल हैं। इसमें पाथ पे डिपेंड नहीं कर रहा था ना, ग्रेविटेशन में पाथ पे डिपेंड नहीं कर रहा था, अभी हमने चेक किया था ना। 15 जूल आ रहा था पाथ, आप जो भी लो। यस सर। डिपेंड ओनली द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, इसका मतलब क्या है? मैंने आपकी इनिशियल पोजीशन यहाँ पे ऑब्जेक्ट की ये थी और फाइनल ये थी। आप चाहे किसी भी पाथ से जाओ घूम के, अगर आपकी पोजीशन सेम है तो वर्क डन सेम आएगा। यस सर। पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा आप किस पाथ से गए। सर फोर्स में वो पाथ पे डिपेंड इसलिए करेगा ना क्योंकि सर डिफरेंट पाथ्स सर डिफरेंट फ्रिक्शन ऑफर करेंगे। अगर सेम फ्रिक्शन भी करेंगे तब भी डिपेंड करेगा पाथ पे, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है एक्चुअली ना, ये फोर्स जो होता है आपका डायरेक्शन चेंज करता रहता है, फ्रिक्शन फोर्स ना बार बार, उससे प्रॉब्लम आती है। ग्रेविटेशन फोर्स में क्या होता है, डायरेक्शन फिक्स होती है कि वर्टिकली डाउनवर्ड ही काम करेगा। यस सर, यस सर। फ्रिक्शन ओके में सर। डायरेक्शन चेंज हो जाती है। सर नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का फ्रिक्शनल फोर्स के अलावा भी कोई एग्जांपल है? लेकिन आपके सिलेबस में नहीं है तो फिर मैं उसको लिखूंगा तो फायदा नहीं होगा आपको। विस्कस फोर्स है एक, लिक्विड में होता है विस्कस फोर्स। यस सर, अभी बता रहे थे। यस सर। सर मतलब किसी भी उससे जाए हम, किसी आड़े तिरछे जैसे भी जाए, रेफरेंस पॉइंट सेम होना चाहिए। हाँ, अगर आपका इनिशियल और जहाँ से आपने स्टार्ट किया और फाइनल पॉइंट अगर सेम है तो वर्क डन सेम आएगा, चाहे आप कहीं से भी जाओ। यस सर। सर रेफरेंस पॉइंट पे डिपेंड करता है सर सारे फोर्स, और यस सर जो हमने पहले फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था रेफरेंस पॉइंट का, वो इस पे भी डिपेंडेंट करेगा क्योंकि ये भी फोर्स ही है। सर अब आप वो दे दो कुछ क्वेश्चंस। देते हैं। ये क्लियर हो गया सबको? यस सर। ओके। नोट कर लिया सबने ना? यस सर। ओके। तो हाइट हमारी जो है, इसको एक देखो, हमने क्या क्या देखा अभी तक। हमने पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन देखी पहले तो, कि ये पोजेस होती है ड्यू टू इट्स पोजीशन या फिर कॉन्फ़िगरेशन के कारण। यस हमारी एनर्जी जो होती है, पोटेंशियल एनर्जी हो सकती है ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक। हमने अभी जो पढ़ा वो ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पढ़ा। यस सर। ठीक है, तो ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी जो होती है हमारी, वो होती है हाइट के कारण,
तो हमने देखा जो एनर्जी आती है हमारी वो mgh आती है। तो उसके लिए हम वर्क डन निकालते हैं, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट करके वर्क डन निकालते हैं, तो हमारा mgh आता है। ठीक है, और हमने देखा कि वर्क डन जो है इट डिपेंड्स ओनली ऑन द हाइट, नॉट ऑन द पाथ टेकन। तो आपका पाथ आपने जो भी लिया, आपका वर्क डन हमेशा क्या आया, इक्वल आया, सेम आया। तो ये हमने प्रूव किया। दूसरा, हम पोटेंशियल एनर्जी के बारे में कोई पूछ रहे थे आप लोग बीच में, तो मैंने थोड़ा सा बताया कि ये रेफरेंस पॉइंट पे डिपेंड करती है या हम स्लोली क्यों मूव कर रहे हैं बॉडी को, है ना। तो ये रीजन था कि वाई वी आर मूविंग द बॉडी विद ऑलमोस्ट जीरो स्पीड, और बहुत स्लोली क्यों मूव कर रहे हैं। तो उसका रीजन यही था कि जो वर्क डन है आपको, वो आपको सारे के सारा इक्वेट करना था पोटेंशियल एनर्जी के बराबर, इसलिए आप स्लोली मूव कर रहे थे। अदरवाइज काइनेटिक एनर्जी भी आई थी वहां पे। ये आपने फिर प्रूव किया डिफरेंट डिफरेंट केसेस के लिए। और फिर हमने समझा कि कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या होते हैं, और ग्रेविटेशन फोर्स जो है किस काइंड के फोर्स में आता है, कंजर्वेटिव में आता है या नॉन कंजर्वेटिव में आता है। सर आपने वो सर ऑलमोस्ट के बाद क्या दिखा था सर, वो जो आपने पीछे वाली साइड, जीरो स्पीड, ऑलमोस्ट जीरो स्पीड। ओके सर, हो गया। सर इसके बाद सर आप साउंड चैप्टर भी पढ़ाओगे? हाँ साउंड पढ़ेंगे, अभी तो पहले ही तो खत्म हो, अभी तो 2 क्लास लगेंगी इसे खत्म होने में, 1 या 2 क्लास। अच्छा, यस सर। एक और एनर्जी होती है हमारी, वो होती है स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी, भी देखी लो, फिर एक साथ क्वेश्चन कर लेंगे इसके। दूसरी एनर्जी जो हमारी होती है वो होती है स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी। ये इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का ही एक पार्ट है, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो मान लीजिए कोई स्प्रिंग है आपके पास, और ये नेचुरल लेंथ पे है अभी, और ये एक साइड से फिक्स है। अब आपने इसे फोर्स लगा के खींचा तो ये खींच जाएगा। यस सर। सर तो मान लीजिए इसकी जो लेंथ है वो पहले से x मीटर बढ़ गई। ठीक है, तो इसमें एक्सटेंशन हुआ, वो कितना हुआ, x मीटर। x मीटर। ठीक है, तो स्प्रिंग इस पे कोई फोर्स लगाएगा पीछे की तरफ को, तो स्प्रिंग जो फोर्स लगाता है, जो स्प्रिंग फोर्स लगाता है पीछे की तरफ को, स्प्रिंग का जो फोर्स होता है, अच्छा जितना x ज्यादा होगा उतना स्प्रिंग फोर्स ज्यादा होगा या कम होगा? ज्यादा होगा। सर ज्यादा होगा। ज्यादा होगा, तो स्प्रिंग फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू द x। जितना x ज्यादा होगा उतना स्प्रिंग फोर्स ज्यादा होगा। ठीक है, तो आपका यहां से क्या आ जाएगा, स्प्रिंग फोर्स F इक्वल टू कांस्टेंट आ जाएगा kx। प्रोपोर्शनल का साइन हटा देते, कांस्टेंट आता है kx। तो k यहाँ पे जो है इसको हम बोलते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट, स्प्रिंग कांस्टेंट, कांस्टेंट। स्प्रिंग कांस्टेंट। ठीक है, k का यूनिट क्या आएगा, यूनिट सर के जो है सर, जो जैसे फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, तो सर और एक्स जो है सर वो मीटर में है, तो के का यूनिट न्यूटन अपॉन मीटर। करेक्ट, न्यूटन पर मीटर। स्प्रिंग कांस्टेंट की जो यूनिट है वो न्यूटन पर मीटर होती है। ठीक है, तो स्प्रिंग जो फोर्स लगाएगा वो इतना लगाएगा, राइट? यस सर। यस सर। अगर आपका स्प्रिंग मान लो स्टिफ है, अगर स्प्रिंग स्टिफ है, उसका के ज्यादा होगा कम होगा? सर स्प्रिंग क्या है? सर स्टिफ, तो क्या होगा, सर कम होगा।
स्प्रिंग ज्यादा फोर्स लगाएगा कम लगाएगा अगर वो स्टिफ है तो? ज्यादा लगाया है सर कम लगाया। कम ना है। स्टिफ होने समझते हो आप? सर मतलब सर हिलनी हार्ड होना मतलब सर फिर उसका एक्सटेंशन कम हो जाएगा। दो केस हैं। यस सर, फ्लेक्सिबिलिटी और लूज। अगर सर फ्लेक्सिबल और लूज है तो अच्छा इसको करते हैं, फ्लेक्सिबल या लूज है तो क्या करेगा, कम फोर्स लगाएगा ज्यादा लगाएगा? सर सर कम। सर कम 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 लगाएगा। तो उसे खींचना आसान होगा मुश्किल होगा? सर आसान होगा। आसान हो जाएगा। तो आसान होगा। आसान होगा। एफ आपका, तो उसका के क्या होगा, कम होगा ज्यादा होगा? सर कम होगा सर, क्योंकि कम होगा। सर कम होगा। सर एफ बाय एक्स के बराबर आ जाएगा ना, तो सर के जो होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स हो जाएगा। तो के हमारा लेस होगा। और अगर यस सर। स्प्रिंग हमारा हार्ड है तो के विल बी सर मोर। 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 मतलब इसकी वैल्यू सर कौन सी? सर वो आपने सर ऊपर सर क्या लिखा है सर, एक्सटेंशन इज इक्वल टू? एक्स मीटर। ओके सर। सर के की वैल्यू कांस्टेंट नहीं होगी जैसे हम जी की वैल्यू लेते हैं, कैपिटल जी? के की वैल्यू, के डिपेंड्स ऑन द स्प्रिंग। ऑन द स्प्रिंग ओके सर। but does not depend on the किस पे, ऑन द फोर्स जो आप अप्लाई कर रहे हो बाहर से, फोर्स अप्लाइड और एक्सटेंशन, ये किसी पे डिपेंड नहीं करता, ये उसकी एक प्रॉपर्टी है बस स्प्रिंग की। इट डिपेंड्स। समझ नहीं आ रहा कि सर ये स्टिफ और नर्ड है या फिर फ्लेक्सिबल और लूज है। सर कौन सी पिक्चर में वो स्टिफ है और कौन सी पिक्चर में वो फ्लेक्सिबल है? मतलब आप इन दोनों पिक्चर में कंपेयर करना चाह रहे हो? यस सर, ये समझ नहीं आ रहा है कौन सी में वो स्टिफ है और कौन सी में वो फ्लेक्सिबल है। मैंने पिक्चर नहीं बनाई इसकी, पिक्चर अगर मैं बनाऊंगा इसकी तो ऐसे बनेगी स्टिफ वाले की, कि आपने मान लो दोनों पे सेम फोर्स लगाया, तो जो स्टिफ वाला होगा वो ज्यादा एक्सटेंड करेगा या फ्लेक्सिबल वाला ज्यादा करेगा? तो स्टिफ वाला। स्टिफ वाला हार्ड है, उसको उसको खींचना बहुत मुश्किल काम है। हार्ड माने क्या होता है स्प्रिंग को टाइट स्प्रिंग है बहुत। ये सर ज्यादा लगेगा। भाई स्प्रिंग आपने देखे जो मैंने यूज करते हैं कहीं पे, ये जो सर जंग लग जाती है तो सर स्टिफ हो जाती है, तो बहुत मुश्किल से खींच पाते हैं। है ना, आपने देखे होंगे कहीं पे स्टील के स्प्रिंग होते हैं बहुत हार्ड टाइप के। सर सॉफ्टवेयर स्प्रिंग और होते हैं। गाड़ियों में जो होते हैं स्प्रिंग, जैसे गाड़ी स्प्रिंग होता है बहुत ही हार्ड हार्ड से। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा सर, मतलब ये ओके सर। भाई स्टिफ माने ऐसे वाला स्प्रिंग मान लो, ऐसे वाला होता है ना एक। सर जिस पे सर फोर्स ज्यादा लगेगा उसमें के मोर होगा। बहुत हार्ड टाइप का स्प्रिंग है। इसको खींचना बहुत डिफिकल्ट काम है। ठीक है, और एक स्प्रिंग आपका लूज सा ऐसा, इसको खींचना बहुत इजी है। सर छोटे वाली टॉय स्प्रिंग। हाँ बोल सकते हैं, छोटे वाले टॉय स्प्रिंग। ओके सर, समझ आ गया। अब समझ में आया, ये हार्ड है हमारा काफी, इसको खींचना डिफिकल्ट होगा। इस वाले को लूज बोलेंगे, फ्लेक्सिबल है ये। ठीक है। ओके, हाँ बताइए, और कोई क्वेश्चन पूछ रहा था कुछ इसमें? नो सर। नो, ओके। सर यहाँ पर के फोर्स है क्या? नहीं, के स्प्रिंग कांस्टेंट है ना, फोर्स तो एफ है। ओके सर। आवाज ब्रेक हो रही है, एक मिनट में मैं K1 K2 लिख रहा हूं, तो मैं बोल सकता हूं कि जो लूज होगा उसका के कम होगा। ठीक है, या हार्ड वाले का के ज्यादा होगा, K2 जो है हार्ड वाले का लिया मैंने तो K2 ज्यादा होगा। क्लियर?
यस सर। सर ज्यादा क्या? अभी देखा ना हमने कि अगर ये तो लिखा था हमने, अगर स्टिफ है तो के विल बी मोर, और अगर लूज है तो के विल बी लेस। आवाज आ रही है आप लोगों को मेरी? यस सर, यू आर ऑडिबल। ऑडिबल क्लियर है? वॉइस इज क्लियर? यस सर। यस सर। यस सर। ओके, ये समझ में आया लूज हार्ड का? यस यस सर। सर। यस सर। अगर मैं सेम फोर्स लगाऊंगा तो कौन सा स्प्रिंग ज्यादा फैलेगा, लूज या हार्ड? सलूज। लूज। सलूज। सेम लूज। फोर्स, ठीक है। ओके, अच्छा, अगर मेरे को दोनों स्प्रिंग को सेम फैलाना है तो कौन से स्प्रिंग में ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, लूज में या हार्ड सर में? हार्ड में, सर हार्ड में। हार्ड में। हार्ड में। हार्ड में। हार्ड में ज्यादा लगाना पड़ेगा। अब क्लियर हुआ? यस सर। यस सर। ओके, तो इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी आती है, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी, वो आती है आपकी, सर हाफ के एक्स स्क्वायर। यस करेक्ट, एब्सोल्युटली, हाफ सर की के की यूनिट जो थी वो एनएम लिखा हुआ था, उसका मतलब न्यूटन मीटर है। न्यूटन पर मीटर। देखो यहाँ पे F इक्वल टू के एक्स आया ना, इसको अगर आप लिखोगे तो क्या लिखोगे, K इक्वल टू F बाई एक्स, एक्स अपॉन में चला जाएगा ना यहाँ पे, F के F बाई ओके। एक्स। F किस में होता है, न्यूटन में, और ये मीटर में, तो न्यूटन बाय मीटर, ठीक है। यस सर। तो स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी जो आती है वो आती है हाफ के एक्स स्क्वायर, ठीक है। एक्स इज द एक्सटेंशन, अगेन एक्स क्या है, स्प्रिंग का एक्सटेंशन है एक्सटेंशन। या कंप्रेशन है, कंप्रेस भी कर सकते हो आप स्प्रिंग को, यस। स्प्रिंग यस हमारा सर। एक्सटेंशन और कंप्रेशन। ठीक पर वो है, जितने मीटर तक वो फैलेगा वो उसका वो है एक्सटेंशन। एक्सटेंशन है, ये स्प्रिंग कांस्टेंट है। सर ये हाफ के एक्स सर स्क्वायर स्टिफ वाले में कोई के वो भी से ज्यादा डेरिवेशन? डिस्टेंस कम है, लेकिन फोर्स दोनों में सेम ही लग रहा है। 1/1। कोई कह रहे हैं कि इसका कोई डेरिवेशन है क्या, डेरिवेशन है लेकिन आपके सिलेबस में नहीं है। ओके दूसरा सर। दूसरा क्वेश्चन, सर जो स्टिफ वाला है सर, उसमें के इसलिए ज्यादा है क्योंकि दोनों में फोर्स तो इक्वल लगा रहे हैं, लेकिन उसमें डिस्टेंस कम है तो डिवाइड में कम आएगा उसमें। हाँ बोल सकते हैं बिल्कुल, ओके सर। ठीक है। तो हमारा जो ये आया पोटेंशियल एनर्जी, इसका यूनिट क्या आएगी हाफ के एक्स स्क्वायर की? सर जूल। ऑब्वियसली, है ना, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी है ना, एनर्जी तो जूल में ही आएगी। यस सर। यस सर। हाफ के यस सर, न्यूटन मीटर आ रही है सर, न्यूटन, क्योंकि के न्यूटन बाय मीटर और एक्स स्क्वायर मीटर स्क्वायर। करेक्ट। अगर मान लो मेरा स्प्रिंग जो है, इफ स्प्रिंग इज एट नेचुरल लेंथ, नेचुरल लेंथ माने ओरिजिनल लेंथ, उस केस में पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? सर जीरो, बिकॉज सर जीरो। बिल्कुल, potential energy is equal to 0 because there is नो एक्सटेंशन, एक्स इज इक्वल टू no जीरो। सर नो एक्सटेंशन। और compression। उस केस में हम क्या लेंगे, 0 लेंगे, और जब उसमें एक्सटेंशन हो जाएगा या कंप्रेशन हो जाएगा उस केस में कितने लेंगे? सर हाफ के हाफ स्क्वायर। के एक्स स्क्वायर। ये सबको क्लियर हुआ? यस सर। यस सर। एक क्वेश्चन कर लेते हैं बस। टू स्प्रिंग, सॉरी, स्प्रिंग कांस्टेंट K1 and K2 where K1 is more than K2
आर, सर ये आपने क्वेश्चन में दो बार स्प्रिंग क्यों लिखा है? और 2 बार लिख दिया, एक बार मैं कुछ और लिखने वाला था वहाँ पे, इसको मिटा देते हैं। टू स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट, यहाँ पे ये लिखा है टू स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट K1 and K2, K1 more than K2 are compressed by using same force F। ठीक है, तो find their potential energy, एक तो उनकी पोटेंशियल एनर्जी बताओ, and which spring has more potential energy। दो इक्वेशन हमारे पास, एक पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर और एक है हमारे पास एफ इक्वल टू के एक्स। यस सर। इन दोनों को यूज करना है। हमें एक्स नहीं पता है क्वेश्चन में, लेकिन के पता है और एफ पता है, उसकी टर्म में बताना है आपको। सर डन। डन, ओके, बाकी लोगों को करने दो। सर डन। ओके सर डन। डन, कितना है पोटेंशियल एनर्जी? सर मैं आए। यस सर K1 जो है स्प्रिंग, उसका पोटेंशियल एनर्जी है F²/2K1 और K2 का है F²/2K2। और सर इन दोनों पोटेंशियल एनर्जीज में सर मतलब क्योंकि हमें K1 ग्रेटर दे रखा है, तो इसलिए सर पोटेंशियल एनर्जी 1 जो है वो पोटेंशियल एनर्जी 2 से लेस है। ओके ठीक है, और कोई एक्सप्लेन कर सकता है? इट्स ओके, गुड। इसकी पोटेंशियल एनर्जी इतनी होगी, इसकी इतनी होगी। हमें x1 और x2 चाहिए एक्चुअली, तो हम यूज कर सकते हैं सर x1 को F/K1 लिख सकते हैं। सर F इज इक्वल टू KX के फॉर्मूले से। F तो सेम है, तो F/K1 हो जाएगा x1। दिस विल बिकम इक्वल टू हाफ K1 इंटू F²/K²। तो एक के से एक के कैंसिल हो जाएगा, दिस विल कम इक्वल टू हाफ F²/K1। ठीक है, सिमिलरली दिस यू विल गेट हाफ F²/K2। इतना क्लियर सबको? यस सर। यस सर। तो इन दोनों को अगर हम कंपेयर करें, इसको और इसको, F सेम है, हाफ सेम है, केवल K1 K2 का फर्क है। अब K1 वाज मोर देन K2। सर K1 वाले जो Yes, sir. पोटेंशियल एनर्जी है कम होगी, क्योंकि सर वो K2 से ज्यादा है। करेक्ट, एब्सोल्युटली। सर K1 जो है वो स्टिफ स्प्रिंग है और सर K2 लूज है। करेक्ट, एज K1 इज मोर देन दिस थिंग, तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 1 विल बी लेस देन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 2। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमारा क्या आ रहा है, यहाँ से हमारा क्या आ रहा है, यहाँ से हमारा आ रहा है दिस इंप्लाइज दैट पोटेंशियल एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द K इस केस में, क्योंकि F सेम है। जब F आपका सेम होगा तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं ये क्लियर हुआ सबको? यस सर। यस सर। ओके, चलिए, तो अब ये सबको क्लियर हुआ स्प्रिंग के बारे में? यस सर। यस सर। यस सर। ये एंड दिस ऑल, इज इट क्लियर? यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है, तो आप लोग असाइनमेंट के क्वेश्चन कंटिन्यू करो, उसमें अच्छे क्वेश्चन दिए हुए हैं काफी सारे स्प्रिंग के बारे में, वो आप एक बार यस सर। यस सर। सर यस सर जो
सर जो स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी है वो मैक्सिमम तब होगी ना जब हमने उसको कंप्रेस कर रखा है पूरी तरह या फिर पूरी तरह स्ट्रेच कर रखा है। हाँ, लेकिन पूरी तरह तो हम डिफाइन नहीं कर सकते कि पूरी तरह मतलब क्या है, यस सर, मतलब मतलब फोर्स के एक्सटेंट, मतलब फोर्स से वो जिस हाईएस्ट एक्सटेंट तक हो रहा है कंप्रेस या फिर सर स्ट्रेच, तो सर उस टाइम पे यस, जितना आप ज्यादा करोगे उतना वो कंप्रेस, आप जितना ज्यादा करोगे उतनी एनर्जी उसमें स्टोर हो जाएगी। ओके सर। बट देयर इज नो लिमिट, वी कैन नॉट से कि लिमिट है उसका, है ना। सर यस सर हमने जो लास्ट में अभी फॉर्मूला मतलब सर लिखा था सर, हाफ के एक्स स्क्वायर, सर इसी को इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी भी बोलते हैं ना? हाँ, इसको इलास्टिक, मैंने बोला ना स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी स्पेशल केस ऑफ इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। सर इसका मतलब बोल सकते हैं सर इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का मतलब सर हम कोई भी और एग्जांपल लें तो उसमें भी ये फॉर्मूला अप्लाई होगा? होता है, लेकिन वहाँ पे के का फिर मीनिंग डिफरेंट हो जाता है। वहाँ पे जैसे आप अपने स्प्रिंग कांस्टेंट लिया ना, अगर आप रॉड के केस में लोगे तो आप कुछ और लेना पड़ जाएगा आपको, वहाँ पे स्प्रिंग तो होगा नहीं रॉड में। यस सर। तो रॉड को जब एक्सटेंड करोगे तो वहाँ पे भी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी आएगी, तो वो डिफरेंट होएगा थोड़ा। यस सर। ओके सर। ओके, ठीक है, और कोई डाउट? ओके, क्लियर हो गया सबको फिर टॉपिक? यस सर। यस सर। ठीक है, तो एक बार जिनको अगर Yes, क्लियर sir. नहीं है बाई चांस, तो लेक्चर को दोबारा एक बार देखिए और क्वेश्चन भी असाइनमेंट के सारे सॉल्व करिए, तो ज्यादा क्लियर होगा। यस सर। गुड इवनिंग सर, बाय ठीक सर। सर बाय सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर, गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग सर, बाय सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, बाय एवरीवन। गुड नाइट सर। गुड नाइट, गुड इवनिंग।